हेलो फ्रेंड्स, हम आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं। सॉरी आई डिडंट गेट द टाइम टू मेक द न्यूज़पेपर, तो आज थोड़ा लेट हो गया। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की सारी न्यूज़। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ ये थी, जो केरला गवर्नमेंट ने बोला है कि उनका जो सोशल मीडिया लॉ है वो अभी होल्ड बैक कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अपोजिशन आ रहा है उस लॉ को लेकर। तो उस लॉ में क्या था? उस लॉ में ये था कि कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट अगर वो थ्रेटनिंग, ह्यूमिलिएटिंग या डिफेमिंग होगा तो उसके लिए आपको जेल टर्म हो सकती है 5 साल की। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा उस पर बैकलैश आ रहा था कि इससे फ्री स्पीच को गैग किया जा रहा है, तो उसको भी रोक दिया गया है। सेकेंड न्यूज़ ये है, जो आरबीआई ने डिसाइड किया था कि हम एनबीएफसी को लाइसेंस देंगे कि वह बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और एक्स डेप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इस प्रपोजल को क्रिटिसाइज़ किया है। उनका ये कहना है कि अगर हम इंडस्ट्रियल हाउसेस को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे उनका बैंक में कन्वर्ट होने के लिए, तो उससे कनेक्टेड लैंडिंग बढ़ जाएगी। जब कनेक्टेड लैंडिंग बढ़ेगी तो कुछ ही इकोनॉमिक बिजनेस हाउसेस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा, तो ज़्यादातर लैंडिंग उन्हीं को होगी, तो इससे वेल्थ जो होगी वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। तो उन दोनों का ये कहना है। तो हम देख लेते हैं क्या बोला। द टू सेड दैट द प्रपोजल टू लेट इंडस्ट्रियल हाउसेस इनटू बैंकिंग विल लीड टू कनेक्टेड लैंडिंग which according to them is invariable disastrous and would further exacerbate the concentration of economic power in certain business houses. अब ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन थी, तो उसका फेज 3 का ट्रायल आ गया है, ट्रायल का रिजल्ट आ गया है और उसका इफेक्टिवनेस है 70.4%। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करेगा। इंडिया में कोविशील्ड के नाम से मैन्युफैक्चर हो रही है और इसके ट्रायल्स इंडिया में भी चल रहे हैं। और ये क्या डिसाइड किया गया कि जो 1 करोड़ डोजेज होंगे उनको सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया जाएगा। तो वो आइडेंटिफाई कर लिया गया कि कौन से फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये डोजेज दिए जाएंगे। Not only is the vaccine based on a proven technology, it is being manufactured in India and is likely to be abundantly available to the mass of Indians at a reasonable price. ये ब्रिटिश सूडिस कंपनी है एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो अब ये वैक्सीन इंडिया में भी अवेल हो जाएगी, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से। अब हम चलते हैं आर्टिकल पे कि आज कौन कौन से आर्टिकल आए थे। एक नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में आया है और 2 आर्टिकल्स तो वैक्सीन के बारे में ये आए हैं कि वैक्सीन का रिजल्ट कितना इफेक्टिव है। तो जो सूडिस ब्रिटिश कंपनी है एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उन्होंने अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन AZD1222 जिसका इंडियन वर्जन कोविशील्ड अंडर टेस्टिंग चल रहा है, अभी उसका रिजल्ट अभी नहीं आया। इंटरिम एनालिसिस के अकॉर्डिंग AZD1222 को ये देखा गया कि वो 90% सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस में इफेक्टिव रही है। उन केसेस में जिसमें वैक्सीन को फुल डोज में दिया गया था हाफ अ मंथ अपार्ट, पहले हाफ अ डोज ऑफ द वैक्सीन फॉलोड बाय अ फुल डोज, पहले हाफ डोज दी गई फिर फुल डोज दी गई। लेकिन एफिकेसी कम हो जाती है जब वैक्सीन दोनों फुल डोज में दी जाती है। मतलब अगर आप कम डोज दे रहे हो तो वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है, पर जिनको ज़्यादा डोज देनी पड़ रही है उसके लिए वैक्सीन कम इफेक्टिव है। पर ओवरऑल 70% हो गया है। अब ये लोअर एफिकेसी क्यों है? तो इसका कुछ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों है, इस पर सबके डॉक्टर के व्यूज़ थे। अब कोविशील्ड का क्या मतलब है? कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है, वो AZD1222 का जो मास्टर सीड है उसे ही यूज़ करके कोविशील्ड बन रही है। मतलब जो उसमें यूज़ हो रहा है वही हमारे यहाँ कोविशील्ड में यूज़ हो रहा है, जो कि SII बना रही है। तो अब इसके लेट स्टेज ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया में 1600 पार्टिसिपेंट्स पे। ट्रायल इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा इम्यून रिस्पॉन्स को इवोक करेगा ऑफ कोविशील्ड व्हेन कंपेयर्ड विद द वैक्सीन डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका। तो यहाँ पर एक केविएट है, जैसे एक चेतावनी है। जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने जब यूके में पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट किया तो उन्होंने अलग अलग डोजेस दे के टेस्ट किया। तो अब पता नहीं इंडिया में कोविशील्ड जो ट्रायल्स हो रहे हैं वो ऐसे डिफरेंट डोजिंग रेजिमेंट्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये ऑथर को अभी नहीं पता है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है। अभी वैक्सीन कितने कितने अमाउंट में अवेलेबल होंगी, कैसी कैसी स्टोरेज फैसिलिटीज़ चाहिए होगी, ये यहाँ पे मेंशन है। Pfizer says its vaccine with BioNTech, which uses mRNA technology, has an efficacy rate of around 95%। तो जो फाइजर की वैक्सीन है जो कि उन्होंने BioNTech के साथ बनाई है, उनका ये कहना है कि हमारी एफिकेसी रेट 95% है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक लेवल्स ऑफ कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इसलिए उसको लार्ज स्केल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। और इसकी प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है, जो कि $19 के करीब है। उसके बाद जो मॉडर्ना की वैक्सीन है उसका एफिकेसी रेट 94.5% है। इसके लिए फ्रीजर्स चाहिए, पर फाइजर से थोड़े कम चाहिए। फाइजर में -70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चाहिए होगा, लेकिन इसके लिए -20 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। और आप इसे 2 से लेकर 8 डिग्री तक भी स्टोर कर सकते हैं 1 मंथ तक के लिए, तो ये प्रिजर्व रह सकती है 1 मंथ तक 2 से 8 डिग्री में भी। लेकिन ये वैक्सीन भी कॉस्टली है, ये $25 से लेकर $37 तक कॉस्ट करेगी। जो रशिया की स्पुतनिक 5 है
वैक्सीन यूजेस अ टेक्नोलॉजी सिमिलर टू AZ122 और कोविशील्ड, अ नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। इसकी एफिकेसी 92% है। ये वैक्सीन स्टोर हो सकती है -18 डिग्री सेल्सियस पे इन इट्स लिक्विड फॉर्म एंड अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस इन इट्स फ्रीज ड्राइड फॉर्म। और लेकिन जो कोविशील्ड है जो इंडिया में बन रही है और ये जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, ये 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टोर की जा सकती है और इसका डोज गवर्नमेंट को पड़ेगा नियरली $3 और जनरल पब्लिक को पड़ेगा $7 से $8। तो ये वैक्सीन हमारे लिए सबसे ज़्यादा चीप भी होगी। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं। तो चाइना के जो नेगेटिव यील्ड्स बॉन्ड है उनकी ज़्यादा बिक्री हो रही है। तो इस पे ये है कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स कब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कब उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो हम ये आर्टिकल देख लेते हैं। तो चाइना ने इस बार अभी नेगेटिव यील्ड डेट बॉन्ड्स बेचे जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में थे इन्वेस्टर्स अक्रॉस यूरोप। क्यों? क्योंकि जो यील्ड्स यूरोप के बॉन्ड्स में है वो उससे भी ज़्यादा कम है, इसलिए चाइना के बॉन्ड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और चाइना का जो 5 ईयर बॉन्ड है वो प्राइस्ड है विद अ यील्ड ऑफ -0.152%। तो नेगेटिव यील्ड ये दे रहा है, लेकिन 10 ईयर और 15 ईयर की सिक्योरिटीज़ पॉजिटिव यील्ड दे रही हैं। अब नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स होते क्या हैं? These are debt instrument that offer to pay the investor a maturity amount lower than the purchase price of the bond। तो मान लीजिए आपने अगर कोई बॉन्ड 100 रुपये का खरीदा है, तो मेच्योरिटी जैसे उसकी 1 साल की मेच्योरिटी, तो 1 साल के बाद आपको उससे भी कम रुपये उससे मिल पाएँ तो उसको बोलेंगे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड्स। दीज आर जनरली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट्स एंड इन्वेस्टर्स पे इंटरेस्ट टू द बोरोवर टू कीप देयर मनी विद देम। इसमें ऐसी बात हो जाती है कि मैंने अपना पैसा किसी को उधार पर दिया है और मुझे उसे ही पैसा देना पड़ रहा है इंटरेस्ट के तौर पर कि उसने मेरा पैसा रख रखा, इसलिए मैं उसको इंटरेस्ट दे रही हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है? These are generally issued by the central banks or governments and investors pay interest to the borrower to keep their money with them। तो किसी borrower ने आपका पैसा रख रखा है तो आपको उस पर ही इंटरेस्ट देना पड़ रहा है कि उन्होंने आपका पैसा रख रखा है। अब इन्वेस्टर्स इनको क्यों खरीदते हैं? तो जब बहुत स्ट्रेस और अनसर्टिनिटी की सिचुएशन आ जाती है तो ये बॉन्ड्स डिमांड में आ जाते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि उनका जो कैपिटल है उसमें इरोजन ना हो, उसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इरोड ना हो जाए। At a time when the world is battling the COVID-19 pandemic and interest rates in developed market across Europe are much lower, investors are looking for relatively better yielding debt instruments to safeguard their interest। तो अभी यूरोप में जो यील्ड है वो नेगेटिव यील्ड है, वो चाइना से भी ज़्यादा नेगेटिव यील्ड जा रही है। तो ऐसे में जो यूरोप के इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लग रहा है कि चाइना के मार्केट में इन्वेस्ट करना ठीक है। इसके अलावा एज अगेंस्ट -0.15% यील्ड ऑन द 5 ईयर बॉन्ड इशूड बाय चाइना, द यील्ड्स ऑफर्ड इन सेफ यूरोपियन बॉन्ड्स आर मच लोअर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बात बताई। और चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि पॉजिटिव ग्रोथ विटनेस कर रहा है इस चैलेंजिंग टाइम्स में भी। उसकी जीडीपी एक्सपेंड हुई 4.9% से। बाकी सारी इकोनॉमीज़ की हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अमेरिका, इंडिया, यूरोप, सारी कंट्रीज कॉन्ट्रैक्ट हुए थे अभी। अब ये की फैक्टर क्या कर रहा है इस डिमांड को? कौन सा की फैक्टर इसको ड्राइव कर रहा है? इट इज़ अ मैसिव अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्टेड बाय द ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स आफ्टर द पैंडेमिक बिगेन दैट हैज ड्रिवन अप प्राइसेस ऑफ वेरियस असेट्स इंक्लूडिंग इक्विटीज, डेट, कमोडिटीज। तो जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? जो सेंट्रल बैंक्स थी उन्होंने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी इंजेक्ट की मार्केट में, जिसके कारण सारे प्राइसेस जो एसेट्स के प्राइसेस है वो बढ़ गए और ये वाले बॉन्ड्स फिर इनकी डिमांड आ गई। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। ये वैक्सीन पे ही आर्टिकल है। तो ऑथर ने बताया जो बायोएनटेक फाइजर वैक्सीन है एंड द वन फ्रॉम द मॉडर्ना रिपोर्टेड अबाउट 95% सक्सेस। इनको 95% सक्सेस मिली फेज 3 एफिकेसी ट्रायल्स। रशिया की स्पुतनिक 5 ने बोला था कि उनके 92% एफिकेसी है, पर उसको ज़्यादातर इग्नोर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ट्रायल सिर्फ 20 लोगों पर किए थे। जो बायोएनटेक फाइजर और मॉडर्ना का रिजल्ट था वो 170, बायोएनटेक फाइजर 170 इन्फेक्शन पर देखा गया था और मॉडर्ना 95 इन्फेक्शन पर ट्रायल हुआ था, इसलिए उनके रिजल्ट्स को ज़्यादा अच्छा माना जा रहा है। फाइनली अभी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के रिजल्ट आएंगे जो कि ओवरऑल 70% का दिखा रहे हैं कि हाँ 70% एफिकेसी है उनकी वैक्सीन की। ऑथर का कहना है कि वैक्सीन नॉर्मली 10 से 20 साल लगती थी किसी भी डिजीज़ के लिए डेवलप होने के लिए वैक्सीन, लेकिन हमने देखा कोरोना टाइम्स में क्या हुआ, वैक्सीन कितनी जल्दी डेवलप हो गई। तो ऑथर ने इसको अपलॉड किया और ऑथर ने बोला दिस रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन एट मल्टीपल लेवल्स नेशनली एंड इंटरनेशनली बिटवीन फंडर्स, रिसर्चर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रायल मैनेजर्स एंड रेगुलेटर्स, समथिंग दैट हैज़ ऑल्सो हैपेंड एट ग्रेट स्पीड एंड सेट्स द बेंचमार्क फॉर डेवलपिंग वैक्सीन अगेंस्ट फ्यूचर डिजीजेस। तो हमने इतनी जल्दी कोविड की वैक्सीन बना दी तो इससे एक बेंचमार्क भी सेट होता है कि आगे कोई डिजीज़ आएगी तो हम उसके लिए भी फटाफट काम करके जल्दी से वैक्सीन बना सकते हैं। बट ऑथर ने बोला है कि एक कॉशन की भी ज़रूरत है
For various reasons, efficacy usually drops when vaccines moved out from controlled conditions of a trial into the field. ऑथर का कहना है कि जब वैक्सीन मूव होती है किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रायोजेनिक टेम्परेचर में रखी है, लेकिन अगर हम उसे एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर कर रहे हैं तो वो कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं रह पाता है। तो जब वो इन्वायरमेंट नहीं रह पाता है तो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस इज द इनएबिलिटी टू मेंटेन कोल्ड चेन्स। तो ऑथर ने ये एक पॉइंट उठाया कि इसके लिए हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जो फाइजर है उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, -70 से 80 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में भी बताया था। मॉडर्ना 30 दिनों तक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में रह सकती है, वरना उसे -20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो ये कुछ ज़रूरतें हैं जो कि चाहिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इतनी ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। फाइजर ने ये इंडिकेट किया है कि वो 50 मिलियन डोजेस एंड ऑफ द ईयर तक बना लेगा और 1.3 बिलियन डोजेस 2021 तक बना लेगा। तो यूएस गवर्नमेंट का ऑपरेशन वार्प स्पीड चल रहा है, जिसमें उन्होंने फाइजर को बोला है कि $1.95 बिलियन को प्रॉमिस किया और वो 100 मिलियन डोजेज यूएसए में देंगे। तो फिर जो जितनी ये डोसेस बना रहा है उसमें से ज़्यादातर डोसेस तो यूएस के पास ही चली जा रही हैं। फिर ऐसे क्या होता है, वैक्सीन नेशनलिज्म हो जाता है। जैसे ही वैक्सीन बनती है तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं ये सोचते हैं कि सारी वैक्सीन इनके कंट्री में ही आ जाए, लेकिन ऐसा वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। सारे कंट्रीज़ को वैक्सीन मिलनी चाहिए, भले वो डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हो। हमें ग्लोबल गुड के लिए काम करना चाहिए वैक्सीन को लेकर। ऑथर का कहना है कि अब इंडिया किस स्थान पर है वैक्सीन को लेकर। तो फॉर्चुनेटली इंडिया इज इन अ गुड पोजीशन। इंडिया अच्छी पोजीशन पे, क्यों? क्योंकि इंडिया में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है वैक्सीन। अबाउट 3 बिलियन डोजेज ऑफ विच 1 बिलियन इज यूज डोमेस्टिकली एंड 2 बिलियन एक्सपोर्टेड। तो इंडिया में 3 बिलियन डोजेज मैन्युफैक्चर हो रही है, जिसमें से 1 बिलियन डोमेस्टिकली यूज होगी और 2 बिलियन हम एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन या मॉडर्ना वैक्सीन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। हमारे यहाँ क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, हमारे यहाँ कोविशील्ड मैन्युफैक्चर हो रही है, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली चीज़ हम बनाकर यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इसके अलावा और भी हमारे यहाँ ट्रायल्स चल रहे हैं फेज 3 के। फॉर एग्जाम्पल द इंडिजिनियस डेवलप्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कोवैक्सीन। कोवैक्सीन कौन कौन बना रहा है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक। इसके अलावा डीएनए वैक्सीन फ्रॉम अहमदाबाद बेस्ड जाइडस कैडिला कॉल्ड जाइकोविड एंड द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय द पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट। तो इसमें सबके फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। तो अब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो हमें भी वैक्सीन मिल जाएगी। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, उनका क्या कहना है? इंडिया विल वैक्सीनेट 250 मिलियन पीपल बाई 2021 विच वुड मीन 500 मिलियन डोजेस। क्योंकि एक इंसान को तो 2 डोज लगेंगी, इसलिए हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि 250 मिलियन को वैक्सीनेट किया जाएगा 2021 तक। इसके लिए हमें लगभग 500 मिलियन डोजेस चाहिए होंगी। तो ऑथर ने बोला हमें प्रायोरिटाइजेशन किस बेसिस पे करना चाहिए। पहला कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, दूसरा मोर्टेलिटी कम करनी, तीसरा हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए डेवलप करने के लिए 60% लोगों को वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो इंडिया को उसके लिए लगभग 800 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, जिसके लिए 1.6 बिलियन डोजेस चाहिए होंगी। तो ऑथर ने ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो बस आप इसको ध्यान रखिएगा। अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान थे, तो उनकी विजिट हुई है अफगानिस्तान में। तो ऑथर ने कुछ बोला है कि इससे क्या क्या इंडिकेट होता है। इट सेज अ लॉट अबाउट पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान विजिट टू काबुल वाज हिज फर्स्ट इन द फर्स्ट 2 years दैट ही हैज़ बीन इन हिज ऑफिस। तो 2 साल में उनकी पहली विजिट है इनकी अफगानिस्तान में। तो ये विजिट एक तो उस टाइम पर हो रही है जब यूएसए में अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि वो अफगानिस्तान में पीस के लिए सिंसियर है, और वो काबुल को ये भी दिखाना चाहता है कि इस्लामाबाद उसका दोस्त है। उसके अलावा वो इस तरफ भी एफर्ट कर रहा है एंड टू द तालिबान, जिसको इस्लामाबाद क्लेम्स टू हैव ब्रॉट टू द टेबल फॉर टॉक्स विद द यूएस। पाकिस्तान का ये कहना है कि तालिबान यूएस से बात करने के लिए इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि पाकिस्तान का उसमें सपोर्ट है। तो यही सब कुछ पॉइंट्स है। अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील कर रहे हैं अफगान और तालिबान के बीच में कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको अमेरिका से अपने ट्रूप्स वापस लेने हैं, अमेरिका के ट्रूप्स वापस लेने। तो अमेरिकन ट्रूप्स वापस जाएंगे तो उसके लिए अफगान गवर्नमेंट से बात हो रही है और तालिबान से बात हो रही है। तो इसको दोहा टॉक्स बोलते हैं। President Donald Trump, who cut a deal with the Taliban without the involvement of the Afghan government for the departure of foreign militaries from the country, has ordered a further drawdown of troops. तो अब देखते हैं कि ये टॉक्स कितनी सक्सेसफुल होती हैं और कैसे कैसे करके वो अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करते हैं। अब ये आर्टिकल खलीजी कैपिटलिज्म पे, जो कि गल्फ कैपिटलिज्म पे, ये थोड़ा अलग सा आर्टिकल ना पढ़ लेते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की अभी विजिट हुई थी बहरीन में और यूएई में। तो ऑथर ने बोला ये अच्छी बात है कि हम गल्फ से अपनी कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉरेन पॉलिसी, जो नरेंद्र मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी में कॉन्ट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने लास्ट अपने 6.5 years के टर्म में इंडियन ओशियन और गल्फ की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज़ को ऊपर रखा है। फॉर डिकेड्स
बहुत सालों तक हम ये सोचते थे इंडिया में मर्केंटलिज्म की भाव था, वो ये सोचते थे कि गल्फ एक सोर्स है ऑयल का और लेबर एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन, हमारे ज़्यादातर लोग वहाँ जाके लेबर की तरह काम करते हैं। Delhi's narrow bureaucratic approach to the Gulf was incapable of a political engagement with the region's interest। तो हमने अपनी अप्रोच इतनी नैरो कर रखी थी कि हम कभी पॉलिटिकली इंगेज ही नहीं होते थे उनके साथ। ऑल्दो द गल्फ किंगडम्स वर ईगर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल टाइज, लेकिन इसके बाद भी गल्फ किंगडम्स चाहते थे कि वो इंडिया के साथ अच्छी टाइज बनाए, लेकिन दिल्ली हमेशा उनको प्रिज्म ऑफ पाकिस्तान से ही देखता था। लेकिन गल्फ कंट्रीज ऐसा नहीं सोचते थे, वो विदाउट अ रेफरेंस टू इस्लामाबाद दिल्ली के साथ अपना टाइज अच्छा करना चाहते थे। ये अच्छी बात है कि पिछले कुछ सालों में जो दिल्ली की मर्केंटलिज्म पॉलिसी वो धीरे धीरे स्ट्रैटेजिक एम्ब्रेस में चेंज हो रही है। मोदी जी खुद ही वहाँ पे गल्फ के रूलर से बात की, वहाँ पर गए, तो इससे पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी सामने आई हैं। और इंडिया, लेकिन ऑथर का कहना है इंडिया अभी भी खलीजी और गल्फ कैपिटलिज्म पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि ये गल्फ कंट्रीज में बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहा है। तो ये खलीजी और गल्फ कैपिटलिज्म हम क्या है कि ये अभी हम देखेंगे। द इंडियन एलीट हैज़ लॉन्ग व्यूड द गल्फ एज अ कलेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्टिव पेट्रो स्टेट्स रन बाय कंजर्वेटिव फ्यूडेटरीज। तो इंडियन एलीट उनको कैसी तरह देखते हैं? इंडियन एलीट देखते हैं पेट्रो स्टेट्स, यहाँ पे पेट्रोलियम होता है और यहाँ पे जो कंजर्वेटिव माइंड के फ्यूडेटरीज है वो यहाँ पर रूल करते हैं। Delhi needs to get real and recognize the impressive structure of finance capital built on the massive accumulation of oil revenues over the last few decades। तो ऑथर का कहना है कि दिल्ली को इससे ऊपर आके एक ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कैसे उन्होंने ऑयल रेवेन्यूज़ के ऊपर अपना पूरा फाइनेंशियल कैपिटल बिल्ड किया और उसे डाइवर्सिफाई किया है। तो एक टर्म है खलीजी कैपिटलिज्म, इसका मतलब है by tracking the rise of large conglomerates and sovereign wealth funds in the Gulf that today dominate several regional sectors, from banking and finance to infrastructure and logistics, from agribusiness and real estate to retail to telecom। तो जो लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स उनको ट्रैक किया गया, सॉवरेन वेल्थ फंड्स जो कि है वहाँ पर उसको ट्रैक किया गया, तो पता चला कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल कैपिटल कितनी जगह डाइवर्सिफाई कर रखे हैं, बैंकिंग में, फाइनेंस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में, एग्री बिजनेस, रियल एस्टेट टू टेलीकॉम, हर जगह कर रखे हैं। अब इंडिया धीरे धीरे अपना स्ट्रैटेजिक एम्ब्रेस कर रहा है, पॉलिटिकल एम्ब्रेस वहाँ पर बढ़ा रहा है। Growing financial clout of the Gulf has also begun to translate into expensive geopolitical influence in the Middle East and Indian Ocean। तो इंडिया ने इसके लिए क्या क्या किया? Modi's visit to Mauritius and Seychelles in March 2015 saw the articulation of a long overdue Indian Ocean diplomacy and an acknowledgement of the strategic significance of the island state। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब मॉरिशस वगैरह गए थे तो उससे क्या हुआ, उससे हमने उन कंट्रीज़ को भी बताया कि आइलैंड स्टेट हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंटली कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया ने एक मैरीटाइम स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी किया फ्रांस के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर है वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। यहाँ पर उसके बहुत सारे आइलैंड भी, एक रियूनियन आइलैंड भी है। अर्लियर इसी साल डेली ऑब्जर्वर भी बना इंडियन ओशन कमीशन का, जो कि रीजनल ग्रुपिंग है, जो कि फ्रांस आइलैंड टेरिटरी ऑफ रियूनियन टुगेदर विद कॉमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेचल्स, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो डेली ऑब्जर्वर बना इंडियन ओशन कमीशन का। इंडिया ऑब्जर्वर जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का भी बना है, जो कि रीजनल फ्रेमवर्क है कि कोई भी स्टेट पायरेसी, सारे स्टेट्स पायरेसी के अगेंस्ट है ऑफ द गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में। तो ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का इंडिया ऑब्जर्वर बना है और इंडियन ओशन कमीशन का भी डेली ऑब्जर्वर बना है। आगे देखते हैं। ऑथर का कहना है कि गल्फ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला इज द इमीडिएट नीड टू शील्ड इंडियाज इंटरेस्ट इन द पोस्ट पैंडेमिक टर्बुलेंस दैट इज एनवेलपिंग द रीजन। द थ्रेट टू द रीजन्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज रियल एंड एज द गल्फ कंसिडर्स कटिंग बैक ऑन फॉरेन लेबर। तो भी गल्फ ये सोच रहा है कि फॉरेन लेबर कम किया जाए, क्योंकि अभी पैंडेमिक भी है, तो इतने सारे लोगों को नौकरी देना भी तो ठीक बात नहीं है ना। तो दिल्ली वुड वांट टू मेक श्योर इट्स वर्कर्स इन द रीजन आर इंसुलेटेड। तो ऐसे में दिल्ली को मेक श्योर करना चाहिए कि उनके वर्कर्स को वहाँ पे जॉब मिल ही रहे, क्योंकि वहाँ पे 8 मिलियन लोग काम करते हैं दिल्ली के। यूएई अलोन होस्ट नियरली 3 मिलियन इंडियन एक्सपेट्रिएट्स, और जो यूएई है वो अकेले 3 मिलियन इंडियन पीपल रहते हैं। तो दिल्ली को मेक श्योर करना चाहिए कि उनके लेबर फोर्स वहाँ पर रहें और उनकी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी रहे। दूसरी चीज़, इंडिया को किस बात पर फोकस करना चाहिए? द गल्फ स्टेट्स हैव एम्बार्क्ड ऑन मैसिव इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड इन्वेस्टिंग इन अ वैरायटी ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। गल्फ स्टेट बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा, एक बहुत बड़ा गैप है इन्वेस्टमेंट में, और इंडिया कितना रेडी है ऑब्जर्व करने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट है गल्फ कंट्रीज वो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, पर इतनी इंडिया अभी रेडी नहीं उतना ज़्यादा एक्सेप्ट करने के लिए। द बिग गैप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट दैट द गल्फ इज रेडी टू ऑफर एंड इंडियाज एबिलिटी टू ऑब्जर्व नीड्स टू बी रिड्यूस। तो इसको कम करने की जरूरत है। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम फैसिलिटेट कर पाए अपनी कंट्री में, इसकी ज़रूरत है। और क्या बोला ऑथर ने बोला है कि गल्फ कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा अब इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है पॉलिटिकल स्कोप में भी। फॉर एग्जांपल यूएई ने अपने इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया है। द इन्फ्लुएंस हैज़ बी मैनिफेस्ट इन द सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डिबेट ऑन अरब रिलेशंस विद इसराइल। तो अब यूएई और बहरीन इन दोनों ने उसे इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उनके रिलेशंस भी अच्छे होने वाले। तो हमें इन सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
गल्फ टुडे डिलीवर्स इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस टू फ्रेंडली स्टेट। जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी असिस्टेंस देते हैं फ्रेंडली स्टेट को, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी डेवलप करते हैं। यूएई इस बार करंटली चेयर कर रहे हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को, और वो इंडिया के साथ ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए भी वर्क करना चाहता है। तो दिल्ली को इस पूरे अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाना चाहिए, और यूएई इसके लिए नेचुरल चॉइस भी है। इसके अलावा दिल्ली को और भी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं ये धीरे धीरे रिलीजन जो कि हैवी हैंड रखता है इनकी सोशल लाइफ एक्सपेंड, तो वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने विमेन राइट्स ऑफ विमेन को एक्सपेंड किया है, रिलीजियस फ्रीडम को वाइडन किया है, टॉलरेंस को प्रमोट करने का बढ़ावा दिया है, एक नेशनल आइडेंटिटी डेवलप की है जो कि रिलीजन से एक्सक्लूसिव है। तो अब धीरे धीरे रिलीजन को अपने स्कोप से बाहर निकाल रहे हैं। द यूएई हैज़ बीन द लीडर इन दिस रिगार्ड। तो यूएई ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं? तो ये सारे रिफॉर्म्स जो उन्होंने लेकर किए थे। इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स ये हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अल्कोहल यूज़, आप वहाँ पे अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। कोहैबिटेशन अमंग अनमैरिड कपल्स अलाउ कर दिया। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑनर क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म वीज़ास। तो जो रिलीजन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे लिबरल हो रही हैं, तो ये हमें देखने की ज़रूरत है। दीज रिफॉर्म्स कैन बी सीन एज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइज ऑफ खलीजी कैपिटलिज्म। तो ऑथर का कहना है ये सारे इसलिए रिफॉर्म्स हो रहे हैं क्योंकि जब खलीजी कैपिटलिज्म तभी राइज कर सकता है जब वो रिलीजन के ऊपर हमें रिफॉर्म्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि रिलीजन में जो चीज़ें खलीजी कैपिटलिज्म के साथ नहीं जाएंगी, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो उनको तो हटाना पड़ेगा। दीज रिफॉर्म्स कैन बी सीन एज एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द राइज ऑफ खलीजी कैपिटलिज्म दैट कांट बी सस्टेन इन अ रेस्ट्रिक्टिव रिलीजियस फ्रेमवर्क। तो हमें गल्फ कंट्रीज में स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पॉसिबिलिटीज़ है गल्फ कंट्री में। अब ये नेक्स्ट आर्टिकल जुडिशियल बार्बरिज्म पे जो एक आर्टिकल आया था, तो ऑथर ने उस पर एक कमबैक दिया है कि कैसे वो चीज़ सही नहीं थी और हमारी जुडिशरी कितने अच्छे अच्छे काम करती है। तो जुडिशरी के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स गिनवाए हैं। द इंडियन जुडिशरी मस्ट बी हेल्ड फॉर द रैपिड स्ट्राइड इट इज मेड। फॉर एग्जांपल, इन्होंने हमेशा सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट किया है एट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ तक कि हम सुप्रीम कोर्ट के इसलिए भी क्रिटिसाइज करते हैं कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म होती है, वो एग्जीक्यूटिव के स्कोप में घुसती है, लेकिन उसके बाद भी ये सब होता है और वो सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया, और जैसे उस वाले आर्टिकल में कंपेयर किया गया था कि जुडिशियल क्राइसिस जो कि पोलैंड, हंगरी और टर्की में, तो ऑथर ने बोला कि ऐसा कंपैरिजन बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टर्की में क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट अर्दोगान है उन्होंने बहुत सारे जजेस और प्रोसिक्यूटर्स को वहाँ से निकाल दिया और गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट को कोर्ट्स में बिठा दिया है। तो ऐसा होता है टर्की में, ऐसा इंडिया में तो कभी नहीं हुआ है, तो इंडिया से कंपेयर करना तो बिल्कुल गलत है। जो हंगरी वो चाह रहा है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंशियल कोर्ट सिस्टम बनाया जाए। तो ऑथर का कहना है दीज सिचुएशंस आर नॉट कंपेरेबल टू द इंडियन सिनेरियो एंड एनी एल्यूजन टू द सेम इज फार फेच्ड। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था कि जो आर्टिकल 32 के अंदर फ्रीवेज पिटिशंस आ रही है उनको नहीं आना चाहिए, तो ऑथर का कहना है कि उनके वर्ड्स को मिसअंडरस्टूड किया गया। तो वो ये नहीं कहना चाह रहे थे, वो बस ये कहना चाह रहे थे कि आप हाई कोर्ट में भी पिटिशंस लेकर जा सकते हैं। हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के अंदर सेम चीज़ को डील करता है। वो ये नहीं कह रहे थे कि आपको यहाँ पर नहीं लेकर आना है। और बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा बैकलॉग ऑफ केसेज हैं, तो और ज़्यादा केसेज आएंगे तो और ज़्यादा बैकलॉग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस आर्टिकल में भी कि क्रिटिसिज्म किसी भी थ्राइविंग डेमोक्रेसी का हॉलमार्क होता है, लेकिन आप आर्म चेयर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते कि आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके देख ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, आप बस बैठ कर आर्म चेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इट डीमोरलाइजेज एंड डिस्ट्रॉयज इंस्टीट्यूशंस। अगर आप आर्म चेयर क्रिटिसिज्म करेंगे और वो रेलेवेंट भी नहीं होगा तो इससे डीमोरलाइज और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को गार्ड किया है, और इसके अलावा LGBTQ के राइट्स को अपहेल्ड किया था, ट्रांसजेंडर राइट्स को अपहेल्ड किया था, रूल्ड इन द फेवर ऑफ विमेन इन द आर्मी में विमेन को परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए, उसके लिए भी फेवर किया था। इसके अलावा ये भी बोला था गारंटिंग देम द सेम टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैन, की जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है वो दोनों के लिए सेम होने चाहिए। RTI एक्ट की सुप्रीमेसी रखी थी ओवर द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे जजमेंट्स दिए हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं बोल सकते जैसे जुडिशियल बार्बरिज्म प्रमोट हो रहा है। और अभी बैकलॉग की बातें हैं कि तो हमारी सुप्रीम कोर्ट कितना केसेस एक साल में सुनता है, बाकी जगह के कोर्ट्स कितने सुनते हैं, उसमें भी कंपेयर किया गया। फॉर एग्जांपल, US सुप्रीम कोर्ट एक साल में 991 केसेस ही डिसाइड करता है, मतलब एक साल में कुछ 76 केसेस। 2007 से लेकर 2019 तक US के सुप्रीम कोर्ट ने 991 केसेस डिसाइड किए, मतलब एक साल में 76 केसेस। और जो UK का सुप्रीम कोर्ट है वो 92 केसेस करता है, लेकिन हमारा इंडियन सुप्रीम कोर्ट इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा केसेस को हेयर करता है। तो ऐसे क्रिटिसिज्म पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसका कुछ रेलेवेंस ना हो। ये यहाँ पर न्यूज़ आई है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस हैं, उनसे मिलने गए थे, लेकिन अभी किसी ने भी बात मानी नहीं है। तो बस सऊदीज़ ने बात डिनाई की है कि ऐसा कुछ नहीं हो, और इजरायली कैबिनेट मिनिस्टर ने लेकिन बोला है मीटिंग हुई थी। तो हम देख लेते हैं। ये इसलिए न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि सऊदी अरेबिया है वो पैलेस्टीन जो है इसराइल में उनके कॉज को चैम्पियन करता है। तो ऐसे में इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से मिलना तो
अजीब बात हो सकती है कि शायद वो अपने रिलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। While Israel and Saudi Arabia have not officially normalized ties, they both share a deep distrust of Iran. उन दोनों में टाइज तो अच्छी नहीं है, ना ही वो रिकॉग्नाइज करता है इसराइल को एज अ कंट्री, और दोनों में एक डिस्ट्रस्ट भी लेके ईरान को लेके, मतलब इनरान उन दोनों में एक कॉमन एनिमी है। ट्रंप के गुड रिलेशंस दोनों के साथ हैं, मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी, नेतन्याहू के साथ भी हैं। इट हैज़ ऑल्सो बीन वेरी एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स ईरान, और डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान की तरफ बहुत ज़्यादा एंटागोनिस्टिक थे। तो अभी माना जा रहा है कि अब जब बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन आएगा तो अब जो यूएस जिससे बाहर हो गया था JCPOA से, अब वो वापस से JCPOA को साइन कर लेगा। तो ऐसे में ये लीडर्स क्लोज आ रहे हैं, तो देखने की बात है कि क्या अब ये भी अपने मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरेबिया है वो भी अपने रिलेशंस इसराइल के साथ के अच्छे करने वाला है या नहीं, तो वो देखने की बात है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।